हाय, दिस इज़ नीरव चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा मोटर्स का इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंपनी की कंप्लीट ओवरव्यू, सेक्टर का ओवरव्यू देखेंगे, क्या चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर और क्या की पॉइंट है जो हमको एनालिसिस करने पड़ेंगे कंपनी को इवोल्यूट करने के लिए। फिर कंपनी की फाइनेंशियल देखेंगे और लास्ट में मैं मेरा खुद का ओपिनियन दूंगा। मेरे खुद के कुछ रिसर्च है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो तो प्लीज़ इसको वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप स्पेकुलेटिव करते हो, जस्ट 2-3-5% के लिए स्टॉक मार्केट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। प्लीज़ आप इसको स्किप कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कंपनी की प्रोफाइल से। 1945 में टाटा मोटर्स एस्टेब्लिश हुआ था। 50 साल से भी ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो मेनली कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। कमर्शियल व्हीकल के अंदर उनके पास अलग अलग लोड कैपेसिटी के ट्रक्स हो गए, फिर बसेस हो गई, फिर वैन्स हो गई। पैसेंजर व्हीकल के अंदर इनके पास हैचबैक, सेडान और एसयूवी की अलग अलग कार्स है। आप जो टाटा टियागो, टिगो और नेक्सा और हैरियर देखते हैं वो टाटा के ही प्रोडक्ट्स है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के अंदर कमर्शियल व्हीकल यानी कि जो ट्रक्स वाली जो कैटेगरी है वहाँ के अंदर कमर्शियल व्हीकल के अंदर टाटा का 45% मार्केट शेयर है। आउट ऑफ 100% 45% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का है। और पैसेंजर व्हीकल के अंदर उनका मार्केट शेयर पहले 4.7 था। उसके बाद उन्होंने 2019 के अंदर कुछ नई प्रोडक्ट्स हैरियर लाए थे, फिर नेक्सा लाए थे, वो मॉडल सक्सेस भी गए थे। उस वजह से उनका पैसेंजर व्हीकल भी सेगमेंट 4.5% से 6.5% 6.7% तक चला गया था। लेकिन 2020 में अगेन वो डिग्रो करके अभी 5% पे स्टेबल हो गया है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा कि यार 45% मार्केट शेयर है इसका कमर्शियल व्हीकल के अंदर भारत के अंदर, तो फिर ये स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये तो वन वे बिजनेस कर रहे हैं, तो ये अनसक्सेसफुल क्यों है? इसको समझने के लिए मैं आपको 2008 के अंदर लेके जाता हूँ। आप गूगल पे एक छोटी सी कहानी आपको अगर मिलेगी तो आप जरूर पढ़िएगा। मिस्टर रतन टाटा जी ने एक एक्विजिशन किया था ब्रिटिश ब्रांड JLR यानी कि जगुआर लैंड रोवर को। 2008 के बाद उनके रेवेन्यू इसके अंदर मर्ज हो चुके थे। आउट ऑफ 100%, आप अगर टाटा मोटर को एवेल्यूट कर रहे हो तो जो उनके रेवेन्यू आते हैं 100%, उसमें से 74% रेवेन्यू आते हैं JLR से। बाकी के 23% आते हैं टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक मार्केट से। यानी कि हमने जो ट्रक्स की बात की, या फिर आप रास्ते पे जो टाटा टियागो या जो भी कुछ टाटा की प्रोडक्ट देखते हो, उनका कंट्रीब्यूशन ओनली 23% ही है टाटा मोटर्स के अंदर। बाकी का 74% मार्केट शेयर, मार्केट रेवेन्यू, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आता है JLR से। तो टाटा मोटर को समझने के पहले टाटा की JLR को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। JLR को हम अगेन आगे के सेक्टर में, थोड़ा आगे के सेक्शन में समझने का ट्राई करेंगे। फिलहाल एक और उनके सब्सिडरी है सिंगापुर के अंदर, टाटा डेवू। उसका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, 4-5 हज़ार के आसपास ही उनका कंट्रीब्यूशन है, तो इसको इसके सेगमेंट के अंदर हम नहीं लेंगे। मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो मिस्टर चंद्रशेखरन, ये नाम बहुत ही फेमस है स्टॉक मार्केट यानी कि मार्केट के अंदर, कॉर्पोरेट जगत के अंदर, भारत के अंदर। TCS को 2008 से लीड कर रहे थे, उनको वहाँ से बहुत ही आगे एक मल्टी बिलियनर कंपनी बना दिया, सक्सेसफुल कंपनी। एक टाइम 2000 आई थिंक 2017-18 के अंदर TCS नंबर 1 पोजीशन पे भी बन गया था। तो उनका पूरा क्रेडिट मार्केट मिस्टर चंद्रशेखरन जी को ही देता था। तो राइट नाउ टाटा मोटर्स के चेयरमैन है मिस्टर चंद्रशेखरन। बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी है, तो वो राइट नाउ इसको हेड कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर हम सब है, और वैसे भी टाटा ग्रुप की कंपनी होती है तो मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा आप कर सकते हो। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपसे कहा था कि जो 74% उसके कंट्रीब्यूशन है वो JLR के है। टाटा मोटर्स का बिजनेस इंडिया के अंदर वेल है, और उनके जो सेल्स के वॉल्यूम आप अगर देखते हो तो परफेक्टली ग्रो कर रहे हैं। जो चीज़ ग्रो नहीं कर रही है वो चीज़ है JLR के फिगर्स। कुछ की पॉइंट है जो हमको देखने पड़ेंगे JLR के लिए, और ये स्टॉक क्यों प्रेशराइज हो रहा है कंटिन्यूसली, वो क्या कौन से की फैक्टर्स है वो हम इस वीडियो के अंदर अब आगे देखने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना के अंदर इनके प्रोडक्शन प्लांट भी है। चाइना के अंदर US चाइना ट्रेड वॉर आपको पता है वो चल रहा है। उसके बाद चाइना के अंदर बहुत बड़ा स्लो डाउन कंटिन्यूसली पिछले 1-2 साल से कंटिन्यूसली चल रहा है, और उसके बाद डिमांड में जो रिवर्स आना चाहिए, डिमांड फिर से पिक करना चाहिए, वो किया नहीं है। उसकी वजह से वहाँ पे उनका सेल्स चाइना में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ है। इसकी वजह से उनके जो फिगर्स से वॉल्यूम थे वो सीधे इम्पैक्टेड हो गए, और ऐसा कहा जाता है कि 1/5 जो सेल्स होता है वो चाइना में होता है। दूसरी बात करते हैं हम US की टैरिफ की। US गवर्नमेंट ने जितने भी इंपोर्टेड व्हीकल्स है उसके ऊपर 25% टैरिफ बढ़ाने की बात की है।
अब JLR 20% सेल्स वहाँ पे यूएस के अंदर करता है। अगर ये 25% हो जाता है तो काफ़ी इम्पैक्ट होगा। जो चीज़ें इंपोर्टेड आती है, बाहर से आती है, क्योंकि वो अपने मिस्टर ट्रम्प यूएस की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो बाहर से इंपोर्टेड व्हीकल कम आएंगे तो उनके सेल्स के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। उनके जो 20% सेल्स होते हैं उसके ऊपर सीधा इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद आता है ब्रेक्सिट। यूरोपियन यूनियन रहता है, ये कंपनी JLR है, ब्रिटिश कंपनी है, वो ब्रिटेन से वहाँ पे इंपोर्ट करती है सब चीज़ें। यूरोपियन यूनियन ब्रेक्सिट के अंदर ब्रिटेन को रखना है कि नहीं रखना है, उसके ऊपर अभी सब कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। अगर ये ब्रेक्सिट में से ब्रिटेन एग्जिट हो जाता है, जैसे उसका नाम है ब्रेक्सिट, ब्रिटेन एग्जिट, अगर ब्रिटेन एग्जिट हो जाता है तो इनका जो स्मूथ इंपोर्ट होता है, बैरियर फ्री, एकदम कोई चार्जेस नहीं होते, वो सब चार्जेस लग जाएंगे उसके बाद। तो फिर वहाँ पे JLR को बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट होने वाली है। और फिर आता है लास्ट में डीजल। यूरोप के अंदर डीजल्स कार बैन हो सकती है और बहुत ही कम लोग अभी डीजल को प्रमोट कर रहे हैं। सब पेट्रोल्स या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल और गैस के व्हीकल्स प्रमोट कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। तो वहाँ पे डीजल्स के ऊपर आगे क्या रणनीति रहेंगी या फिर कैसे वो बिजनेस ग्रो करेगा, वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ये जो 4 पॉइंट है, और उसके बाद जैसे सेक्टर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि BS6 प्रमोट करें इंडिया के अंदर, फिर वहाँ पे Euro 6 प्रमोट करें यूरोप के अंदर, फिर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो रहा है अभी राइट नाउ। ड्राइवरलेस कार की बातें चल रही है, फिर ऑटोनोमस अलग अलग फीचर्स वाली कार्स की बातें चल रही है। तो ये सब चेंजेस एक साथ अभी आ रहे हैं। इसकी वजह से ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है और JLR टाटा भी इसके अंदर इससे बच नहीं सकते। तो ये प्रेशर रहेगा इस स्टॉक के ऊपर। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से। आपके सामने मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न रख दिया। 47% शेयर होल्डर या प्रमोटर्स, और बाकी के FII म्यूचुअल फंड और DIA के शेयर होल्डिंग आप देख सकते हो। मुझे पर्सनली जो चीज़ सबसे अच्छी लगी और मैं जिस चीज़ से इंप्रेस हुआ वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। मार्च 20 की आप अगर होल्डिंग देखते हो तो वो थी 42%, और जून 20 क्वार्टर के एंड में अगर आप उनके शेयर होल्डिंग देखते हो तो वो बन जाती है 47%, यानी कि 5% उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। जब प्रमोटर्स अपनी कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ाते हैं तो उनको अपनी फ्यूचर स्टोरी के अंदर बिलीव रहता है, तब जाके वो अपना हिस्सा बढ़ाते हैं और स्टेक होल्डर के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं कि हम कंपनी के अंदर बिलीव कर रहे हैं, उनके बिजनेस मॉडल के अंदर हमको विश्वास है। आप कंपनी के अंदर बने रहिए क्योंकि हम पैसे लगा रहे हैं और आगे इसको लेके जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी चीज़ मुझे जो पर्सनली अच्छी नहीं लगी वो थी कंपनी के बोरोइंग। मैं बोरोइंग के डेटा आपके सामने रख देता हूँ। 2016-17 से लेके 15-16 से लेके 19-20 तक के आप डेटा देखते हो तो 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक इनका डेप्ट बढ़ा है। इनके जो बोरोइंग्स थे वो बढ़े। ये एक्चुअली फिगर बहुत ही बुरे हैं। मुझे पर्सनली इतने इंप्रेसिव नहीं लगे क्योंकि इतने ज़्यादा बोरोइंग रहे तो कंपनी डेट में रहेंगी और वो उसके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट डेफिनेटली करेंगे। चलिए अब मैं कंपनी के सेल्स के फिगर आपके सामने रख देता हूँ और आप समझने का ट्राई करिए मेरे साथ कि उनके सेल्स कैसे ग्रो कर रही है। आप देखोगे ना तो 2008 से लेके 15-16 तक ये कंपनी ने कंटिन्यूसली ग्रो किया है। उनके फिगर, सेल्स के फिगर्स आप देखोगे तो 35,000 करोड़ से 2,63,000 करोड़ तक ये पहुंच गई। लेकिन 15-16 से आप इनकी फिगर्स देखोगे, जो मैंने येलो मार्किंग किया है, वो फिगर्स स्टेबल हो गई है। उनकी टॉप लाइन स्टेबल हो गई है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है फर्दर। तो वो मुझे एक अच्छी चीज़ नहीं लगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने 14%, 11%, 10%, राइट नाउ 8%। ये दैट्स नॉट अ गुड साइन। अदर इनकम में आप देखोगे, जो मैंने येलो ब्लू मार्क किया हुआ है, -26,000 करोड़। ये पर्टिकुलर फिगर आई है JLR की वजह से। एक वन टाइम लॉस उन्होंने बुक किया था तो वो फिगर इम्पैक्ट किया था। अब मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा, जहाँ पे मैंने नीचे बॉटम में येलो मार्किंग किया हुआ है। 8 से लेके 15 तक इनके जो प्रॉफिट थे उन्होंने 13,000 करोड़ के आसपास मेंटेन किए थे, 13,000 14,000 करोड़ के आसपास। लेकिन मार्च 2016, 17, 18, 19 प्रॉफिट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। 2016 के अंदर 11,000 करोड़ हुआ, फिर 17 के अंदर 7,000 करोड़ हुआ, फिर 8 के अंदर फिर से थोड़ा बढ़ा, और फिर 19 के अंदर -20,000 करोड़। तो ये प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ही प्रॉफिट इटसेल्फ ये स्टोरी बता देता है स्टॉक के बारे में कि भाई प्रॉफिट कंटिन्यूसली डिग्रो हो रहा है तो कंपनी के अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कंपनी
अपनी कॉस्ट को या फिर अपने मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मेरे को। प्रॉफिट इनके कंटिन्यूसली डिग्रो हो रहे हैं, शायद इसी वजह से स्टॉक में इतना प्रेशर है और 16-17 के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट से। चलिए बात करें मेरे ओपिनियन की, क्या मैं इस कंपनी के अंदर पैसा लगा था या फिर मैं क्या सोच रहा हूँ इस कंपनी के बारे में। ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरी ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसे फेज से निकल रही है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन टाटा मोटर्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बुक वैल्यू से हाफ वैल्यू पे मिल रहा है। ये स्टॉक का बुक वैल्यू 200 के आसपास है, वो राइट ना वो 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.5 बुक वैल्यू पे मिल रहा है, वैल्यूएशन बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव है। लेकिन अभी से अगर आपको इसके अंदर स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाना है तो मैं खुद ये चीज़ मॉनिटर कर रहा हूँ, आप भी मॉनिटर कीजिए। हर एक कंपनी ऑटोमोबाइल के अंदर, हर एक कंपनी को हर एक मंथ के हर महीने के बाद उसको अपनी फिगर्स देनी पड़ती है, उन्होंने कितने व्हीकल सेल्स किए हर एक कैटेगरी वाइज, कमर्शियल व्हीकल में कितने किए, पैसेंजर व्हीकल में कितने किए, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में कितने किए, इनकी फिगर्स उनको देना पड़ता है हर महीने। आपको हर महीने वो फिगर को एनालिसिस करना है। मैंने जैगवार और टाटा मोटर्स के फिगर आज की डेट तक के एनालिसिस कर दिए, वो आपके सामने रखता हूँ। आपको अभी आगे से हर मंथली वो डेटा देखना है। अगर वॉल्यूम स्पाइक करता है तो आपको समझ जाना है कि पोजीशन धीरे धीरे अच्छी हो रही है, डिमांड फिर से पिक हो रही है, डिमांड में फिर से वो हाइक आ रहा है। अगर डिमांड में हाइक नहीं आ रहा है तो फिर वेट कीजिए। अगर वो डेटा डिग्रो कर रहा है तो समझ लीजिए और स्टॉक नीचे जाएगा और फिर आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जस्ट आप देखिए, मैं आपके सामने रखता हूँ डेटा। जेएलआर की वॉल्यूम थे ना वो 2016-17 से लेके अभी 19-20 तक कंटिन्यूसली पहले स्टेबल थी, फिर धीरे धीरे करके डिग्रो हो रहे हैं। और आपको जैसे पता है कि 74% कंट्रीब्यूशन जेएलआर करता है, तो टाटा मोटर को अगर परफॉर्म करना है तो जेएलआर को 110% परफॉर्म करना पड़ेगा। विदाउट जेएलआर टाटा मोटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आपको ये डेटा मॉनिटर करना है जेएलआर के कि क्या जेएलआर के डेटा इंप्रूव होते हैं। उसके बाद टाटा के जो टोटल वॉल्यूम है वो मैं आप लोग के सामने रख देता हूँ। वो तो मैंने जैसे आपको बताया था, उनका बिजनेस तो ऑन ट्रैक है, फिगर्स कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है। जस्ट 19-20 में ये क्वार्टर थोड़ा कोविड की वजह से बिगड़ा है, लास्ट क्वार्टर 4 तो फिगर डाउन है, बट अदरवाइज टाटा मोटर्स के फिगर्स वेल एंड गुड है। तो आप इस डेटा को देखिए और मॉनिटर कीजिए। वॉल्यूम जैसे स्पार्क होता है प्लीज इन्वेस्ट कर सकते हो आप, और गुड साइन दिखे तो। वॉल्यूम अच्छे नहीं दिखते तो प्लीज इस स्टॉक से दूर रहिए। Thank you so much. I hope this video will help you while evaluating this Tata Motors. Thank you so much and please subscribe to our channel. Thank you so much.